नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती 2024 अंतिम प्रहार के रूप में आज हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान यानी विज्ञान से जुड़े हुए पहले 3 टॉपिक, जिनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और यौगिक, और प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं आपके लिए, वो सभी इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस सेशन में रहेंगे। और सभी दोस्तों से एक ही आशा है कि सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, समय बचा है कम और इस समय को अगर आप सदुपयोग करना चाहते हैं, और देखिए अब एकमात्र भर्ती जो अगले 2 महीने में आपके सामने है वो है पशु परिचर भर्ती। मात्र और मात्र 250 घंटे के अंदर कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर आप क्लासेज ले सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, मॉडल पेपर, एमसीक्यू सब सरल कर सकते हो। और जो भी साथी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, ऐप पर उपलब्ध है और आज ही जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, आगे देखिए पहला क्वेश्चन, ऑक्सीकारक पदार्थों में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन क्रिया। कौन सी होती है? अपचयन क्रिया है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन है, इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है बताइए, कैसे होते हैं? और साथियों, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अदर यूट्यूब के क्वेश्चन है जो हम यहां पर कराते, देखिए एनसीईआरटी, आरबीएसई, राजस्थान भूगोल के 128 पर्सन। जैसे ही एग्जाम कैलेंडर आया तो एग्जाम कैलेंडर की सबसे पहले न्यूज, हमने अपना नया टेलीग्राम चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहला काम, पहले एक बार वीडियो को रोकिए, जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। देखता हूं जो ज्वाइन करता है ना, वो कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बताना जरूर कि सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है। मेरे को भी पता चलना चाहिए कौन कौन आ चुका है, कौन कौन अभी नहीं आया है। दोस्तों, तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय नहीं होते। तो ए व बी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना दर्शाता है। लोहे पर जंग लगना क्या दर्शाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये। और देखिए, ऑक्सीकरण दर्शाता है, भार में वृद्धि दर्शाता है, अनुक्रमणीय परिवर्तन को दर्शाता है। यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का लोहे का चुंबक में बदलना, यह है भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। दोस्तों, नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया में कौन सी क्रिया नहीं होती है? धनावेश में कमी होती है, हाइड्रोजन का संयोजन होता है, ऑक्सीजन का वियोजन होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है। तो यह इलेक्ट्रॉन की कमी वाली है ना, यह क्रिया नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मोमबत्ती, धातु का पिघलना, संघनन और आसवन। लोहे पर जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जीलियस ने। किसने की थी? बर्जीलियस ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन व ऑक्सीजन का संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण, एक ही नाम है ये। तो बी व सी दोनों, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करने वाला तत्व है, कौन सा है? मोलिबेडनम। कौन सा होता है? मोलिबेडनम। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ये रहा पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना, ये क्या है? कि भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है जल का वाष्प में परिवर्तन। काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है?
ये रहा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन के अंदर ऊर्जा है ना, ये उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। किसके रूप में? उष्मा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया उदर्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? उदर्वपातन। नेक्स्ट है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या सिलिकॉन। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई लोगों, भूपर्पट्टी की बात हो रही है, वायुमंडल की बात नहीं हो रही है। वायुमंडल के अंदर आप नाइट्रोजन कर सकते हैं, लेकिन भूपर्पट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, तो ये तो क्वेश्चन देख लिया, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये तो पहले ही आ चुका है हमारे। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है 2 बार। नेक्स्ट, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक नए पदार्थ का जन्म होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का जन्म होता है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना, यह क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, अगला है, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। दूध खट्टा होता है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। खट्टा हो जाता है ना, गर्मी होती है तब, सर्दी में नहीं होता, तो वो क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पहला है, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? दूसरा, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, यह क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है आपका। क्वेश्चन 22 है, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है? काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग बदलना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध से दही जमना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में जमना रासायनिक परिवर्तन है। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। कैसी है? रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन 25, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? कौन सा गुण रहता है? यह रहा, द्रव्यमान। कौन सा? द्रव्यमान। क्वेश्चन 26, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण किस रूप में? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की हानि दोस्तों। नेक्स्ट, अदीप्त किण्वन एक विधि है। अदीप्त किण्वन आसमानी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक विधि होती है, अदीप्त किण्वन दोस्तों। क्वेश्चन 28 है, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होता है। इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम है। एंजाइम, एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसारण प्रदर्शित करता है। संसारण एक अपचयन प्रतिक्रिया, संसारण एक अपचयन प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, नीला तोता क्या है? नीला तोता, नीला तोता क्या होता है दोस्तों? कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है?
कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सिलीनियम। ये मंद चालक, सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस, ये मंद चालक होते हैं। किस मिश्र धातु में एक धातु इसके एक घटक के रूप में होती है? एक मिश्र धातु है, उसमें एक धातु इसके एक घटक के रूप में होती है, स्टील के अंदर। किसमें? स्टील में। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी होती ही नहीं है भाई जी, 0%, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तांबे की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? कांसा के अंदर। किसमें होती है? कांसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा कार्बन, सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? कौन है दोस्तों उभय घटक के रूप में? तो वो है तांबा। कौन है? तांबा दोस्तों। नेक्स्ट, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु। अगर जंग रहित लोहा बनाना है तो लोहे के अंदर क्रोमियम को मिला दीजिए। किसको मिला दीजिए? क्रोमियम को मिला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल है ना, ये किसकी मिश्र धातु है? तांबा एवं जस्ता की। तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 39, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। किसकी? कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे का भार। जंग लगा है तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? क्या होगा? बढ़ता है, लोहे का भार बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता? कार्बन आता, सिलिकॉन काम में नहीं आता, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु कौन सी नहीं है? स्टील है, पीतल है, कांसा है, तांबा नहीं है। तांबा मिश्र धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, टांका एक मिश्र धातु है। टांका होती है टिन तथा शीशे की। टिन तथा शीशे को मिलाकर टांका धातु का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? अमलगम कौन सी नहीं बनाती है? लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। किसकी परत विद्यमान होती है? यसद की। किसकी होती है? यसद की परत उनमें विद्यमान होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? सामान्य ताप पर द्रव्य कौन सी धातु होती है? तो वो होती है पारा। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। क्या होता है? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 48 है, मोती की रासायनिक संरचना है। मोती को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। मोती को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? जो सड़क पर पीले लैंप लगते हैं उनमें सोडियम प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? सोडियम प्रयुक्त। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है? कौन सा? जस्ता। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
स्पृष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आप अगर मोबाइल देख रहे हो ना, मोबाइल, तो मोबाइल को कम से कम आपके चेहरे से 25 सेंटीमीटर दूरी से देखिएगा। नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? भाग 4 कर दो, 50 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? प्रकाश का रंग संबंधित होता है आवर्ती से। किससे? आवर्ती से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश को जब भी देखेगा उसे काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का। 8 मिनट 19 सेकंड का। अगला क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? जब सूर्य उगता है उससे पहले ही हमें सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या बनता है जिसकी वजह से हमें पहले से ही सूर्य नजर आने लग जाता है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, बार बार बोलूंगा नहीं, कुछामन ऑनलाइन क्लासेज या तो सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आज हर एक साथी जो पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, जिसका सपना पशु परिचारक बनने का है, वो टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? क्या कारण है दोस्तों? अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इस वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? कैसा शीशा लगाते हैं हम? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी? कितने प्रतिबिंब? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आप देखोगे तो आपको प्रतिबिंब बनते हुए ही दिखाई देंगे। इसका उदाहरण क्या है? सैलून में जाते हो, सैलून में देखा होगा आपने, यही कांच होता है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति का जो ऊंचाई है उसकी आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा? उत्तल लेंस काम में लेते हैं। क्वेश्चन 64 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कौन सा लेंस लाया जाता है? नतोदर या कॉनकेव। कॉनकेव। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 65 है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। किससे किया जाता है? अवतल लेंस प्रयुक्त करके। अवतल लेंस प्रयुक्त करके दोस्तों। क्वेश्चन 66, पढ़ने में काम में आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? किस प्रकार के लेंस से बनते हैं भाई जी? तो ये बनते हैं उत्तल से। किससे बनते हैं? उत्तल से। क्वेश्चन 67, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप का चश्मा, और वो होती है 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर। क्वेश्चन 68, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। किसने? रोमर ने दोस्तों। नेक्स्ट, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन।
क्वेश्चन 70। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्षेपण। क्वेश्चन 71 है, मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मृगमरीचिका होती है। साथियों ये मृगमरीचिका होती क्या है? देखी तो होगी आपने, बताने का कष्ट कीजिए। नेक्स्ट, प्रकाश की गति, देखो ये दो नहीं है, ये दो घात है, ये ज्ञात है, ये घात है और ये भी घात है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? कौन अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। कौन परिवर्तित रहता है? आवृत्ति। देखो पहली बात, पीडीएफ, पीडीएफ दो जगह है, एक तो जो हमारा क्रेश कोर्स है ना, कोर्स के अंदर है, एक टेलीग्राम पर भी। इनमें से अगर आप कोर्स है और मात्र 250 घंटों में तैयारी करना चाहते हैं, नाम मात्र के शुल्क में 250 घंटों में संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लो। बाकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, 3 टॉपिक यहाँ पे साइंस के हो चुके हैं, टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बताना कि 73 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराए, कितने आपने यहाँ पे सही अटेंड किए? जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से साथियों। और अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये तीनों कार्य हर एक मेरे भाई और हर एक बहन को करके जाना है। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।